Hi guys, welcome back to our channel. In this video we are going to discuss भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना एंड ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस कब से कब तक मिलेगा। ठीक है, ये केस बहुत ही लैंडमार्क है बट ऑफन निगलेक्टेड बाय द जुडिशरी एस्पिरेंट्स और यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स और यू कैन से क्लैट एस्पिरेंट्स। बट द थिंग टू कीप इन माइंड इज़ दैट दिस जजमेंट इन इटसेल्फ इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट। सो आज हम ये डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। इसमें क्या हुआ था कि मेंटेनेंस का एसेंस क्या है। ठीक है, मेंटेनेंस का एसेंस होता है कि हम प्रिजर्व करें ह्यूमन डिग्निटी को। मतलब एक फीमेल है, इस केस की बात कर रहे हैं। मेंटेनेंस वैसे वो हर बंदा ले सकता है, एवरीबडी कैन क्लेम मेंटेनेंस इफ they prove that they are unable to maintain themselves, right? And there is a duty of the person to maintain them. तो वो हर इंसान मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अगर हम ये देखें कि मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ह्यूमन डिग्निटी बचाने से। मतलब डिग्निटी मतलब एक इज्जत और मतलब एक रेपुटेशन के साथ ज़िंदगी जीना, एनिमल की तरह नहीं जीना। तो अगर हम पिरामिड देखेंगे जो मैंने बनाया है, यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि बेसिक मेंटेनेंस होती है। उसके बाद प्रिवेंटिंग डेस्टिट्यूशन, द फ्रेज डस्ट उनो डस्ट। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि मेंटेनेंस के जितने भी केसेस हैं उसमें मैक्सिमम टाइम आप ये नोटिस करेंगे कि वैग्रेंसी एंड डेस्टिट्यूशन टर्म्स आर यूज्ड। ओके, डेस्टिट्यूशन एंड वैग्रेंसी आर द मोस्ट कॉमन टर्म्स दैट आर यूज्ड। मतलब दीज आर अ सब्सटीट्यूट ऑफ हेल्पलेसनेस। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। whoever is helpless is often termed as destitution or vagrant। आपके लिए इजी वर्ड्स में मैं बता रही हूँ, वैसे जनरली इनका मतलब और भी होता है, बट आप केवल हेल्पलेसनेस याद रखेंगे तो इससे भी आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, हेल्पलेसनेस है तो हेल्पलेसनेस को, वैग्रेंसी और डेस्टिट्यूशन को ख़त्म करने के लिए हमने मेंटेनेंस का प्रोविज़न बनाया था। तो सबसे पहले अगर कोई इंसान जीता है तो वो एनिमल सर्वाइवल मोड पे जीता है, जो बहुत ही बेसिक होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पिरामिड में अगर हम देखें तो प्रिवेंशन ऑफ वैग्रेंसी आता है, मतलब हेल्पलेसनेस को प्रिवेंट करना। उसके बाद द टॉप मोस्ट पिरामिड इज लिविंग विद डिग्निटी। और इसका लिविंग विद डिग्निटी का एसेंस आता है कि हमें लॉ अलाउ करता है कि हम ऐसी लाइफ जिए जिसमें वो डिग्निटी के साथ रहे। जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के साथ डिग्निटी के साथ रहे, और ये ड्यूटी होती है हस्बैंड की ये इंश्योर करने के लिए कि जो वाइफ है वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इस जजमेंट में ये बताया था कि एनाटॉमी ऑफ सैक्रोसेंट ड्यूटी। सैक्रोसेंट ड्यूटी का मतलब क्या होता है, एक ड्यूटी है विच द हस्बैंड हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज वाइफ, राइट? दिस इज द ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड एंड सैक्रोसेंट मीन्स इट इज़ लाइक प्योर ड्यूटी ऑफ हस्बैंड टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड फॉर हिज वाइफ। अगर हम ये देखें तो ये 3 सर्कल्स में हस्बैंड की ड्यूटी रिवॉल्व करती है। सबसे पहले उसका फाइनेंशियल सपोर्ट होता है अपनी वाइफ को लेके, ये कोर ड्यूटी है। ठीक है, इसमें हस्बैंड ने प्ली लिया था कि I don't have any job, or if a person has no job, right? So how can he provide for his wife? In this case, honorable justices said that if you are physically able bodied, मतलब अगर आपके हाथ पैर बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को प्रोवाइड करो ना। आप जॉब नहीं है बट यू आर फिजिकली फिट, so a man is expected, if he is physically fit, to do and go work and then earn and provide for his wife. Okay? The absolute statutory and moral obligations of the husband based on the marital status and status. Totally impossible to evade unless legally exempted by the court. अब हम इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो सबसे पहली ड्यूटी होती है हस्बैंड की फाइनेंशियल सपोर्ट देना। दूसरी बात, अगर वो ये क्लेम करता है कि मैं फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकता बिकॉज आई डू नॉट हैव जॉब, देन यू ऑफ कोर्स हैव अ फिजिकल लेबर। हाउ आई एम सेइंग सो, बिकॉज एवरी पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बी फिजिकली एबल्ड। मतलब अगर आप फिजिकली फिट हैं तो जाइए कमा के लाइए अपनी वाइफ के लिए, और ये नो एस्केप रूट है। मतलब आप इस ड्यूटी से एज अ हस्बैंड बच नहीं सकते जब तक कि लॉ आपको अलाउ नहीं करता। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें लॉ कंसिडर करता है कि हस्बैंड अगर वाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो कोई वजह होगी, बट वो बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जनरल रूल समझिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफ़ाइन किया
कि जो हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है ना वो केवल कंडीशनल कर्टेसी नहीं है बट एज एन एब्सोल्यूट सैक्रोसेंट ड्यूटी रीइंफोर्स्ड बाय आर्टिकल 15 सबसेक्शन सब क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो व्हाट वी आर डीलिंग इज लाइक हस्बैंड की ड्यूटी है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि वो वाइफ को मेंटेन करे. ओके, अब अगर हम स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क देखें, ये 125 सीआरपीसी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पुराना जजमेंट है और इस पुराने जजमेंट में 125 सीआरपीसी ही यूज़ होता था. बट नाउ यू कैन रेफर टू 144 बीएनएसएस. नाउ मूविंग अहेड विद दिस, there is a Family Courts Act 1984 and there is section number 125 CRPC which is now 144 BNSS. So what is the difference, right? इसका तो ये स्टैट्यूटरी पर्पस है कि भाई वो वैग्रेंसी एंड डेस्टिट्यूशन को प्रिवेंट करे सोशल जस्टिस के मैंडेट से, ठीक है. और नेचर ऑफ रेमेडी क्या होती है, समरी नेचर होता है इसका, डिजाइंड स्ट्रिक्टली फॉर स्पीडी रिलीफ. क्योंकि आप ये देखिए कोई वाइफ है वो ऑलरेडी वैग्रेंट एंड डेस्टिट्यूशन से फेस कर रही है. अभी मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया था, जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि मैंने इसका क्या मीनिंग बताया था, जिससे आप ये समझ सके कि आज आपने 2 नए वर्ड्स याद किए हैं, वैग्रेंट और डेस्टिट्यूशन. मूविंग अहेड, तो ये वैग्रेंसी और डेस्टिट्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए स्पीडी रिलीफ प्रोवाइड करता है सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी जो कि अब 144 है. और बेनिफिशियरी कौन होता है, मतलब किसको फ़ायदा होता है यहाँ पे, ऑल द डिजर्टेड वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड डेस्टिट्यूट पेरेंट्स इन डिस्ट्रेस. Whereas family court is a statute which provides for establishing a family court for dealing with the marriages and the family affairs, and it is an institutional mechanism which promote conciliation and secure speedy settlement. ये conciliation promote करता है और बेसिकली ये प्रोवाइड करता है कि हम एक फैमिली कोर्ट कंस्ट्रक्ट करें, कैसे कैसे मैकेनिज्म होता है. ये बस एक मैकेनिज्म बताता है बट ये सब्सटेंस बताता है कि ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है ये तो ये बताता है, बट कैसे होगा, हाउ इट विल बी डन, ये बताता है, ठीक है. अब हम आगे चलें तो इसमें क्या हुआ था कि इस केस में पर्टिकुलरली जिस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वेडलॉक हुआ था 1997 से लेकर 1998 के बीच में. इसमें क्या हुआ, शादी हुई एंड द वेडिंग हैपेंड, द वाइफ क्लेम्ड फॉर मेंटेनेंस बट देयर वाज a 9 year ऑफ डिले बिटवीन ग्रांटिंग द मेंटेनेंस, राइट. अब आप एक बात बताइए, वैग्रेंट और डिस्टिट्यूटेड है ऑलरेडी दिस वाइफ, हाउ कैन शी बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव 9 years टिल द मीन टाइम. सो इसमें 9 साल तक हमने ये देखा कि एडजर्नमेंट की डेस्टिट्यूशन की वजह से उसको 2011 में ऑर्डर मिला. बट क्या आपको ऐसा लगता है कि जब उसने सूट 1997 में फाइल किया था तो 2011 का ऑर्डर उसको जस्टिफाई करेगा उसकी इतने दिनों की वैग्रेंसी और डेस्टिट्यूशन? द आंसर वॉज नो. तो सुप्रीम कोर्ट को एक अलर्ट मिला कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं. तो साइकोलॉजी देखी उन्होंने जुडिशियल एट्रोफी की, मतलब हमने ये देखा कि रूटीन एडजर्नमेंट्स जो हैं, लगातार एडजर्नमेंट देने की वजह से जो मेंटेनेंस का एसेंस है वो ख़राब होता जा रहा है. मेंटेनेंस की एप्लीकेशन तब लगाई जाती है जब कोई हेल्पलेस होता है, राइट. और अगर आप हेल्पलेस पर्सन को ये कहते हैं कि आज आपका मैटर एडजर्न हो गया है, बहुत साल बिता रहे हैं आप, तो डज इट रियली फंक्शन वेल? नो. The procrastination is often weaponized. Procrastination is the assassin of lis. यहाँ पे मैंने lis इसलिए लिखा है, lis is the litigation. Lis is the litigation and assassin is killer, right? The procrastination is unnecessary delay. So इसमें इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी वोकैबलरी की भी तैयारी हो जाएगी जो कि अगेन जुडिशरी, एपीओ और सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होती है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन, एसेसिन, लिस एंड वैग्रेंसी एंड डेस्टिट्यूशन, ये सारे नए वर्ड्स आज हमने सीखे हैं. आप कमेंट करके इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ऑफन इज़ वेपनाइज्ड, राइट. एंड हमने ये देखा है कि डिले जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस को हार्म करती है. अगर हम आगे चलें तो हमने ये देखा कि अनजस्ट वेट ऑफ डायलेटरी टैक्टिक्स, इसका मतलब हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या है कि हम हेल्पलेस वुमेन को हेल्प करें, राइट, वाइफ ऑफ चिल्ड्रन का सस्टेनेंस दें. बट यहाँ पे जो रूटीन एडजर्नमेंट देता है फैमिली कोर्ट, अक्सर एडजर्न कर देता है मैटर को, ठीक है, या फिर हस्बैंड का नॉन कोऑपरेशन, या फिर इंस्टीट्यूशन की कोई कमी, लैक्सिटी मतलब कमी, लैक.
ये सब ज़्यादा भारी है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या कहता है कि भाई मेंटेनेंस मिलना चाहिए हर वाइफ को, हर डेस्टिट्यूटेड एंड वेग्रेंट बच्चे को। बट व्हाट इज़ रियली हैपनिंग इज रूटीन एडजर्नमेंट, हस्बैंड का नॉन कॉपरेशन एंड इवन इंस्टीट्यूशनल लैक्सिटी। तो हस्बैंड ने ये बोला कि मैं 9 साल बाद डेट ऑफ द ऑर्डर से ही मेंटेनेंस दूंगा, एंड मैं वहाँ से नहीं दूंगा जब उसने 1997 में फाइल किया था, मैं 2011 से ही दूंगा। आई डोंट केयर कि 9 साल का डिले हुआ है या नहीं, बिकॉज इट वॉज ड्यू टू हर इनकॉपरेशन, वेयर एज इन रियलिटी द फैक्ट्स वर द हस्बैंड वॉज नॉट कॉपरेटिंग फॉर 9 years। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट वॉज लेस एंड दिस वेट वॉज वेरी मच मोर, राइट। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इस केस में हमने ये देखा बेसिकली, अगर हम सम अप करें इस वीडियो को, कि एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट दें डेस्टिट्यूट वाइफ को, जो कि एक एब्सोल्यूट नेचर की होती है, ठीक है। इट इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ द वाइफ टू बी बैक्ड अप बाय द फिजिकल लेबर इफ़ नेसेसरी विद नो एस्केप रूट्स। अभी हमने एक सर्कल वाला, एक मेज ऑप्शन वाला डायग्राम पढ़ा था ना, जिसमें हमने ये बताया था कि हस्बैंड जो है ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास जॉब नहीं है, एक्सेट्रा नहीं है। अगर आप फिजिकली एबल्ड हैं तो आपको अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम दूसरे सम अप वाले प्रोसीडिंग्स पे जाएं तो हमने ये देखा कि प्रोसीजरल दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है। फैमिली कोर्ट्स जो है प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और जजमेंट की वजह से जो मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ वुमेन है वो भी बहुत गंदी तरीके से इम्पैक्ट होती है। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द पिलर ऑफ दिस जजमेंट वॉज द ह्यूमन राइट्स वर वेरी एम्फसाइज्ड बिकॉज द मेंटेनेंस इज नॉट अ मेयर सर्वाइवल, इट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रिवेंशन ऑफ वैग्रेंसी। सो हमने ह्यूमन डिग्निटी का भी मतलब समझा एंड वैग्रेंसी का भी। अगर हम एक कंसाइज स्टेटमेंट, जो कि सिंथेसिस मतलब कंसाइज, राइट, एक नया वर्ड और सीखा हमने। जो कंसाइज स्टेटमेंट है वो ये है, जस्टिस इज ओनली अचीव्ड व्हेन द सब्सटैंटिव स्टैट्यूटरी ड्यूटीज आर इन्फोर्स्ड थ्रू द रैपिड प्रोसीजरल एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी। अगर हम इसे बहुत ईजी से वे में समझें, ये काफ़ी टफ लिखा हुआ है बट हम ईजी बनाएंगे। जस्टिस केवल तभी अचीव किया जा सकता है जहाँ पे एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, जो कि हमारे केस में है 144 BNSS, राइट, विच इज़ एनफोर्स थ्रू रैपिड प्रोसीजरल एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी। मतलब ऐसी स्टैट्यूटरी ड्यूटी को ना हमें एनफोर्स, लागू करना पड़ेगा। रैपिड प्रोसीजर एबिलिटी मतलब फैमिली कोर्ट्स एक्ट, जो फैमिली कोर्ट्स बनाते हैं वो प्रोसीजर हुए, राइट। तो हमें ऐसा प्रोसीजर ऑप्ट करना पड़ेगा जिससे सब्सटैंटिव राइट जो है वो अच्छे से यूज़ हो सके, राइट। उसके बाद अगर हम सम अप करें एक लाइन से, बस एक लाइन से, आपको इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये याद करना है, फैमिली कोर्ट जज शुड रिमेंबर दैट द प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द ग्रेटेस्ट असैसिन ऑफ द लिस्ट। मतलब आपको अननेसेसरी डिले नहीं करनी है, क्योंकि उससे मेंटेनेंस का राइट भी डिफीट होता है, प्लस ह्यूमन राइट्स भी डिफीट होते हैं, प्लस वैग्रेंट और डिस्टिट्यूटेड लोगों का साइकोलॉजी भी खराब होता है। मैंने लोगों क्यों कहा? बिकॉज द करंट जजमेंट ऑफ भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना डील्स विद द वाइफ्स मेंटेनेंस, बट जनरली 144 जब आप जाके देखेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डील कर दूंगी, तो उसमें हम लोग जो अनसपोर्टेड पेरेंट्स हैं, चाइल्ड है, तो जितने भी डिपेंडेंट लोग हैं वो सब भी क्लेम कर सकते हैं। केवल वाइफ ही नहीं है जिसके पास मेंटेनेंस का right है। So subscribe this channel for more legal updates along with the landmark judgments. Thank you.